क्योंकि 5-10 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी थी मैंने आप लोगों को कि पोर्ट ए से डेटा लें और पोर्ट सी पे कॉपी करें? यस मैम, यही था। तो ये सॉल्व नहीं की किसी ने? स्क्रीन हो गई है शेयर? जी मैम। यस मैम। अच्छा, अब जब तक ये ओपन हो स्लाइड्स, मुझे बताएं अगर पोर्ट ए से डेटा लेना है और पोर्ट सी के ऊपर भेजना है, तो पोर्ट ए जो है वो आपका क्या होगा, इनपुट होगा या आउटपुट होगा? इनपुट होगा मैम। मैम इनपुट। इनपुट मैम। ठीक है, और पोर्ट सी जो है वो आउटपुट होगा। तो यस मैम। जो आपकी इनिशियलाइजेशन वाली इंस्ट्रक्शन बनेगी, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि सबसे पहले जो है वो आप उसके अंदर इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये वाली जो सेटिंग्स हो गई कि कौन सा पोर्ट आपको एज इनपुट यूज करना है, कौन सा आपको जो है वो एज आउटपुट यूज करना है। उसके अलावा कोई अगर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं, इसमें तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर पोर्ट से रिलेटेड हमें पता है 3 होते हैं, ठीक है। पिन रजिस्टर होता है, डीडीआर होता है और पोर्ट रजिस्टर होता है। लेकिन अगर हम एडीसी यूज कर रहे होंगे या अगर हम जो है वो टाइमर यूज कर रहे होंगे, तो उससे रिलेटेड जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो जब हम इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं तो प्रोग्राम के स्टार्ट में जो है वो हम इस तरह की इंस्ट्रक्शंस रखते हैं जिसके अंदर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स जो हैं उनको हम इनिशियलाइज करवाते हैं उनकी सेटिंग्स के लिहाज से। तो अगर हम ये इनपुट और आउटपुट वाला काम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि आपको पोर्ट ए से रिलेटेड उसकी जो डायरेक्शन सेट करने वाला रजिस्टर है यानी कि DDR-A, उसको अगर हम इनपुट के तौर पर कॉन्फ़िगर करें तो इनपुट के तौर पर हम क्या पैटर्न लिखते हैं? 1 लिखते हैं या 0 लिखते हैं? 0 0। 0 मैम। ठीक है, जीरो। तो DDR-A में हमें क्या लाना पड़ेगा? 0 0 लाना पड़ेगा। 0 0। और पोर्ट सी जो है उसको हम यूज करना चाह रहे हैं एज आउटपुट, तो DDR-C के अंदर हमें क्या लाना पड़ेगा? FF। FF। ठीक है, अब ये जो डेटा है ये डायरेक्टली तो नहीं आ सकता क्योंकि डायरेक्टली लोड करने की हमारे पास इंस्ट्रक्शन नहीं होती। डायरेक्टली 0 0 या FF हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के अंदर नहीं दे सकते, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? मैम किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे पहले, फिर नहीं उसको। होता, असेंबली के अंदर, सॉरी। रजिस्टर के अंदर। और वो रजिस्टर कैसा होगा? जनरल रजिस्टर पर्पस कौन? रजिस्टर। जनरल पर्पस। तो यानी आपकी पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या बनेगी? इन इंस्ट्रक्शन बनेगी। हाँ, लेकिन आपकी जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो क्या बनेगी? लेट्स से कि अब ये जो मैंने एग्जांपल आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ उसमें मैंने ए और सी यूज किया ना। अब यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है प्रोग्राम, इसके अंदर ये है कि आपको कंटेंट्स जो हैं वो ऐड करने हैं पोर्ट सी के और पोर्ट डी से डेटा लिए। या चले ये जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं उसी की बात कर लेते हैं। मैं इसको लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू आर कि इस एग्जाम्पल के लिहाज से हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस बनेंगी वो क्या बनेंगी। इंस्ट्रक्शन क्या बनेगी? LDI हम करें किसके अंदर? किसी जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर लेकर आए। लेट से R16 के अंदर मैं लेकर आ जाती हूँ। इनपुट के लिए हमें क्या रखना होगा? 0 0। ठीक है, इसको मुझे कहाँ पर भेजना चाहिए? क्योंकि मुझे डायरेक्शन सेट करनी है किसकी? पोर्ट ए की। पोर्ट ए को मैं एज इनपुट लेना चाह रही हूँ, तो इनपुट के लिए आप 0 0 लेते हैं, तो ये कहाँ पे जाना चाहिए डेटा? DDR में। DDR-A के अंदर जाना चाहिए। इंस्ट्रक्शन क्या यूज करूँ मैं? DDR-A इक्वल DDR-A इक्वल टू वाली जो इंस्ट्रक्शन होगी ना, इक्वल का साइन होता है सी लैंग्वेज के अंदर, असेंबली में नहीं होता। असेंबली के अंदर आपके पास जो है वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब आपने सी मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल में पढ़नी शुरू कर दी है, तो आप इसको मिक्स कर रहे हैं। इसको अलग रखें, सी को अलग रखें और असेंबली को अलग रखें। ये स्टूडेंट्स जब सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो एक लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाए, आपको चॉइस दी जाएगी
पेपर के अंदर कि आपकी मर्जी आप असेंबली के अंदर करें या आपकी मर्जी आप सी के अंदर करें, लेकिन दोनों को मिक्स ना करें। तो अब मुझे बताएं कि इसकी इंस्ट्रक्शन क्या होगी। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए हम जब उसके ऊपर डेटा को भेजते हैं तो इंस्ट्रक्शन क्या यूज करते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। मैम LDS। LDS तो पढ़ने की होती है ना, मैम भेजने की इंस्ट्रक्शन क्या होती है? भेजने के इसका लिए क्या आप इंस्ट्रक्शन यूज स्टोर के लिए मैम STS करते हैं। STS करते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन यूज नहीं करनी, क्योंकि मैं इसको जो है वो इनपुट आउटपुट बेस्ड इंस्ट्रक्शन यूज करना चाह रही हूँ। अब क्या होगी लिखने के लिए? मैम DDR-A लिखिए इनपुट पहले। DDR-A तो बेटा आपका जो रजिस्टर है उसमें डेटा जाएगा ना, यूज करेंगे। लेकिन मैम IN यूज होगा हमारा। इन जो है वो भेजने के लिए नहीं होता है, इन पढ़ने के लिए होता है। मैम आउट आउट यूज यूज करेंगे। आउट यूज करेंगे। सो ये इसकी पहचान करें इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन की, कि इनपुट ऑपरेशन क्या होता है। जब मैं कहूँ लेना है, लेना है का मतलब है कि उसके अंदर आप जो है वो इनपुट एक्वायर कर रहे हैं, इनपुट डेटा आ रहा है या इनपुट को लेना है, डेटा को लेना है। लेकिन जब हम भेजने की बात करते हैं तो भेजने का मतलब होता है कि हम आउट, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। ठीक, तो हम इसके लिए जो है वो इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे आउट। अच्छा, आउट की जो इंस्ट्रक्शन थी उसका जो जनरल सिंटेक्स था वो क्या था, कि जो पहला मैम आर्ग्यूमेंट है उसमें वो पहले आपकी एड्रेस। डेस्टिनेशन, हाँ एड्रेस होगा। और हमने लास्ट एग्जांपल में इस बात पढ़ी थी कि हम एड्रेस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, और अगर हमने हेडर फाइल इंक्लूड की हुई है तो हम उस एड्रेस के बजाय उस रजिस्टर का नाम भी दे सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर जो हमारा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है वो कौन सा है, जिसके अंदर हम ये 00 भेजना चाहते हैं? R16 में। स्पेशल फंक्शन की बात कर रही हूँ। R16 में तो 00 आ गया है। A मैम। A इज द एड्रेस। किस रजिस्टर के एड्रेस की बात हो रही है? उस स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का नाम क्या होगा? DDR मैम। DDR कौन सा? क्योंकि हमारे पास तीन तरह के DDR A। ए मैम। ये जो 00 वाला डेटा है वो किस में पड़ा हुआ है? 16 में। R16 में। R16 में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारी जो हमारा जो सोर्स रजिस्टर है वो हो गया R16। वहां से डेटा को पढ़े और किस रजिस्टर के ऊपर भेज दे? DDR-A के ऊपर भेज दे। अब यहाँ पे नोट करें कि मैं इसका DDR-A का एड्रेस नहीं लिख रही, हालांकि वो मैं अगर टेबल को रेफर करूँ तो वहां से मैं निकाल सकती हूँ कि DDR-A का इनपुट आउटपुट वाला एड्रेस क्या है। But assuming that I have included the header file which contains all the definitions of all the registers के कौन सा रजिस्टर किस एड्रेस के ऊपर है, तो मैं डायरेक्टली इसका नाम भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ये हो गई किस पोर्ट की इनिशियलाइजेशन, ये हो गई पोर्ट A की इनिशियलाइजेशन। अब मुझे करनी है पोर्ट C की इनिशियलाइजेशन, जिसको कि मैं कैसे यूज करना चाहती हूँ? एज आउटपुट यूज करना चाहती हूँ। तो आउटपुट के लिए हम क्या पैटर्न लिखते हैं? FF लिखते हैं। जिस तरह से हमने ये दो इंस्ट्रक्शंस, हाँ अगर हमने ये दो इंस्ट्रक्शंस यूज करके इसको कॉन्फ़िगर किया है एज इनपुट पोर्ट, बिल्कुल इसी तरीके से दो इंस्ट्रक्शंस यूज होंगी पोर्ट सी को आउटपुट के तौर पर कॉन्फ़िगर करने के लिए। अब बताएं मैं क्या लिखूं? मैम LDI जो रजिस्टर हो उसका नाम लिखिए। कौन सा लिखूं? 17 ले लूं? यस मैम। आगे क्या लिखूं? पैटर्न जिसके थ्रू हम आउटपुट FF। ठीक है, FF। अब इसके बाद के इंस्ट्रक्शन लिखूं मैं? मुझे कहाँ भेजना है? मैम आउट पे आउट करेंगे। आउट सी में भेज DDR-C R17 और ये पड़ा हुआ है R17 हमारा R17। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। अब ये क्या हो गई? हमारी इनिशियलाइजेशन हो गई कि हम कौन सा पोर्ट कैसे यूज करना चाहते हैं। जो टास्क था वो हमारा क्या था कि हमें पोर्ट से जो है वो डेटा को पढ़ना है। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए हम कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं? LDS।
मेमोरी नहीं, अब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की बात कर। इन पिन रजिस्टर का नाम है और Pin इन जो है वो register. इंस्ट्रक्शन का नाम है। आउट ठीक है, आउट इन नहीं पढ़ रहे हैं तो इन इंस्ट्रक्शन आएगी ना, जब भेजते हैं तो आउट इंस्ट्रक्शन आएगी। प्लीज मेक दिस डिस्टिंक्शन क्लियर इन योर माइंड दैट व्हाट इज इनपुट ऑपरेशन एंड व्हाट इज आउट ऑपरेशन। अच्छा ठीक है, हमने इन की इंस्ट्रक्शन यूज की। इन का जो सिंटैक्स है वो क्या कहता है कि किसी रजिस्टर के अंदर जो है वो हम डेटा पढ़ेंगे। किसी रजिस्टर का मतलब कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मैं R18 के अंदर जो है वो डेटा पढ़ लेती हूँ। जो इनपुट का डेटा आ रहा होगा, क्योंकि हम पोर्ट ए यूज कर रहे हैं एज इनपुट, तो वो आके किस स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के अंदर सेव होगा? DDR है। नहीं, DDR डायरेक्शन के लिए होता है, वो काम हम कर चुके। अब हम एक्चुअल डेटा पढ़ना चाह रहे हैं कि जो पोर्ट ए की पिन्स हैं उससे अगर स्विचेस लगे हुए हैं और हमने उसमें किसी स्विच को प्रेस किया है 1 जा रहा है, किसी पिन को हमने ओपन रखा है तो वो 0 कंसीडर होगा। तो वो 1 और 0 का जो पैटर्न है वो किस रजिस्टर में आके सेव होता है जब हम इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं? पिन वाले पिन में। रजिस्टर मैम। पिन रजिस्टर। पिन में और क्योंकि वो रजिस्टर जो है वो कौन से पोर्ट का है? ए का, तो उसका नाम क्या होगा? पिन पिन ए है। Pin A. ठीक है, इस रजिस्टर या इस पोर्ट के डेटा को हमें कॉपी करके कहाँ भेजना है? पोर्ट C सी में। पोर्ट C. सी के ऊपर। तो अब इनपुट आया हुआ डेटा आपके पास पड़ा हुआ है पिन ए रजिस्टर के अंदर। पिन ए से आप उसको कहाँ पर लेकर आ गए? R18 में लेकर आ गए। ठीक है, तो मैं R18 से बेसिकली भेजूंगी किसके ऊपर? पोर्ट सी के ऊपर। तो मैं क्या इंस्ट्रक्शन लिखूं? आउट का आउट। सेंटेंस देखिए। हाँ, आउट आएगी तो क्योंकि मुझे भेजना है। ठीक है, आउट का सेंटेंस कहता है कि डेस्टिनेशन रजिस्टर आपका कोई स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होगा और वो आप जनरल पर्पस से ही भेज सकते हैं। मतलब मैं आउट के साथ इस तरह से नहीं लिख सकती थी कि मैं पोर्ट सी रजिस्टर यूज करूं और उसके साथ मैं पिन ए करके लिखूं। क्यों? क्योंकि ये सेंटेक्स अलाउ नहीं करता कि आप 2 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर यूज करें। पोर्ट सी भी एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, पिन ए भी एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, तो ये हमें इंस्ट्रक्शन अलाउ ही नहीं करती। हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर जो इसका सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो एक जनरल पर्पस रजिस्टर होना चाहिए। इसीलिए हम पिन ए से हमने पहले उसको पढ़ा और हमने उसको डिपॉजिट किया एक जनरल पर्पस रजिस्टर में, और अब हम क्या कर रहे हैं? R18 से उठा के उसको कहाँ भेज रहे हैं? पोर्ट सी के ऊपर भेज रहे हैं। तो इस तरीके से ये शॉर्ट प्रोग्राम बनेगा जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि हर एक ऑपरेशन को करने के लिए हमें 2 इंस्ट्रक्शंस यूज करनी पड़ रही हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर आपके पास जो है प्रोग्राम आपको मैम बनाना है जी। मैम रीड करने के लिए मैम सॉरी राइट करने के लिए मैम पोर्ट इंस्ट्रक्शन भी तो यूज होता है, फिर हमने इन क्यों यूज किया? पोर्ट इंस्ट्रक्शन नहीं होती, पोर्ट रजिस्टर का नाम है। पोर्ट हमने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी, वो जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन टेबल एक प्रोवाइड किया था उसके अंदर कहीं पे भी पोर्ट की इंस्ट्रक्शन नहीं है, पोर्ट रजिस्टर का नाम है। या पोर्ट आपके पास फिजिकल पिन्स होती हैं कि जब फिजिकल पिन्स पे हमें कोई डेटा भेजना है तो उसके लिए जो हम रजिस्टर यूज करते हैं उसके रजिस्टर का नाम भी पोर्ट रजिस्टर है, और जो पिन्स के ऊपर फिजिकली अपेयर होता है जिसके ऊपर आप LEDs लगा रहे हैं वो भी पोर्ट कहलाता है, लेकिन उसके उस नाम की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है इंस्ट्रक्शन आपने कहाँ देख ली? मैम हम राइट करवाते हैं ना, जैसे लिखते हैं फॉर एग्जांपल पोर्ट बी इज इक्वल्स टू जेड, तो वो सारे तो वो पोर्ट बी के ऊपर जा रहा होता है, यानी वो पर्टिकुलरली आपका फिजिकल पोर्ट मौजूद है जिसकी पिन्स मौजूद है, वो इंस्ट्रक्शन नहीं है। वो इंस्ट्रक्शन का तो मतलब सी के अंदर ये होता है कि वो पूरी की पूरी आपके पास आपने पोर्ट सी को असाइन करवा दिया इक्वल्स टू के बाद जो भी आपने वैल्यू लिखी वो पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन होगी, लेकिन उसके अंदर पर्टिकुलरली पोर्ट सी जो है, अब एक इंस्ट्रक्शन है जैसे कि आपने कोई अगर वेरिएबल दिया, इसमें आपने कहा कि एन को आपने नाम दे दिया कि पिन ए रजिस्टर से जो भी डेटा आ रहा है उसको पढ़ के किसी वेरिएबल में एन में रख दे। ठीक है, बट इंस्ट्रक्शन ये पूरी की पूरी कहलाएगी। इसमें से पिन ए जो है वो आपका कहलाएगा कि ये रजिस्टर का नाम है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप कहते हैं कि पोर्ट सी के ऊपर लेट से आपने कहा कि क्या जाना चाहिए, जो भी आपने एन के अंदर डेटा पढ़ा था वो जाना चाहिए, तो ये पूरी की पूरी कहलाएगी कि ये इंस्ट्रक्शन है।
लेकिन इसमें से जो पोर्ट है वो आपका पर्टिकुलरली पोर्ट सी है. पोर्ट सी इज नॉट द इंस्ट्रक्शन, दिस इज द फिजिकल port that is available in the form of 8 pins, right? Instruction will be called as the complete syntax in which you are assigning the value of n to the port C. So port C alone is not the instruction. अगर हम C की नोटेशन की बात करें या अगर हम यहाँ असेंबली के अंदर भी बात करें तो इंस्ट्रक्शन आपकी ये पूरा का पूरा आउट समेत कहलाएगी, अकेला पोर्ट C जो है वो इंस्ट्रक्शन नहीं कहलाएगा. You got my point? यस मैम. ठीक है. अब मुझे ये बताएं, ये जो एग्जांपल थी इसमें हमें प्रोग्राम लिखना है कि हमें ऐड करने हैं कंटेंट्स पिन सी के, इनपुट रजिस्टर के और पिन डी के. इसका मतलब ये हुआ कि 2 नंबर्स आपको लेने हैं जो रन टाइम के ऊपर डिफाइन हो. अगर आपने इस तरह से अगर फिक्स होता डेटा कि हमें जो है वो 5 को और 2 को ऐड करना है, जैसे हमने इससे पहले किसी एग्जाम्पल में किया था, तो उसमें हमने LDI यूज किया था और उसके बाद हमने ऐड कर दिया था 2 नंबर्स को. ठीक है, LDI यूज करके रजिस्टर्स में लेकर आए थे, फिर हमने ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज की थी जिसमें 2 जनरल पर्पस रजिस्टर को ऐड करके और उसका जो सम था वो डिपॉजिट किया था. अब वही काम हम कर रहे हैं यहाँ पर, या हमने एक एग्जाम्पल की थी जिसके अंदर 2 मेमोरी लोकेशंस के ऊपर पड़ा हुआ था. तो जो मेमोरी लोकेशंस के ऊपर पड़ा हुआ था तब हमने क्या किया था, हमने LDS यूज किया था मेमोरी से पढ़ने के लिए. अब हमें कहा जा रहा है कि हम 2 नंबर्स के कंटेंट्स को ऐड करें. वो दोनों नंबर कहाँ से आ रहे हैं, 2 पोर्ट से आ रहे हैं. एक हमारे पास पोर्ट C है और दूसरा हमारे पास पोर्ट D है जो कि इनपुट के तौर पर यूज करने हैं. तो इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा? मैम पहले तो इनको स्टोर कराएंगे किसी भी मतलब के रजिस्टर्स में, जनरल पर्पस में. ठीक है, ठीक है. तो वो हम क्या कर रीड कैसे करेंगे इन रजिस्टर से, इंस्ट्रक्शन क्या बनेगी? मतलब इनपुट लिया वो पिन C के अंदर आएगा, पहला नंबर लेट से, तो पिन आउट C से पढ़ने की इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन क्या बनेगी? आउट सॉरी एन पढ़ने के लिए N बनेगी इन जब क्लास में आओगे ना फिजिकली जो जो ये हाँ, मैं वरना रोल नंबर नोट करूंगी फिर मैं कान पकड़वाऊंगी कि ये इन और आउट इतने दिनों में जाके मैंने ठीक करवाया है. यस अच्छा, अब मैम पढ़ना है ना तो इन यूज करेंगे. हाँ नहीं, ये यस कहने वाला कौन था, इसको मैं याद रखूं ताकि मैं कान पकड़वाऊं इसने दोबारा गलती की अगर. तो कौन था ये? मैम 57. मैंने कहा था, लेकिन मुझे पता है ये कि एन किस लिए यूज करते हैं और आउट किस लिए. अब नहीं करना गलती, वरना सच्ची में मैं कान पकड़वाऊंगी जब फिजिकल क्लासेस होंगी. ठीक है. जी मैम. अच्छा, अब जो है ये हमने इन इंस्ट्रक्शन यूज करनी है और R16 में लेट से हम ले आते हैं R16 कॉमा पिन C. इसी तरीके से पिन D के लिए हम करेंगे. तो अब ये देखें, पिन C से पढ़ा R20 में ले आए हम डेटा, पिन D से पढ़ा R21 के अंदर लेकर आ गए. अब वही चीज़ है कि हम इसको यूज कर सकते हैं कि जो हमारा 2 रजिस्टर्स के अंदर डेटा आ चुका है उनको हमने ऐड कर लिया और इसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसको हमें कहाँ स्टोर करना है, जो सम है वो किस रजिस्टर के अंदर स्टोर हो रहा होगा? R20 में. R20 में. ठीक है, तो स्टोर जब मेमोरी लोकेशन पे करते हैं तब कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं? STS यूज करते हैं. पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा? पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा? STS के बाद कोई क्या लोकेशन लिखा होगी जाए? मैम, लोकेशन कोई होगी. लोकेशन वो क्या होगी. दी हुई है? हाँ, तो लोकेशन दी हुई है क्वेश्चन के यस अंदर. मैम 90 दी हुई है हमें. 90 दी हुई. 90. हाँ, 90. STS 0x90 कॉमा R20 ये कट गई है यहाँ पर स्लाइड शो होने में. तो ये आपके पास जो है वो इस तरीके से ये प्रोग्राम बनेगा. अच्छा, ये इनकम्प्लीट प्रोग्राम है, इसमें शुरू में क्या होना चाहिए? इन इंस्ट्रक्शन से पहले शुरू में क्या होना चाहिए? LDI लगाना. लोड का होना चाहिए. लोड करना. नहीं 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 मैम नहीं, रीड लोड करने नहीं वाली होना चाहिए. रीड हाँ, करने रीड करने की तो इंस्ट्रक्शंस इसमें मौजूद हैं, लेकिन ये पोर्ट C एज इनपुट हो रहा है, पोर्ट D भी एज इनपुट हो रहा है, ये हमने कब बताया इसको? तो क्या होना चाहिए शुरू में?
IO एड्रेसेस मैम। IO एड्रेसेस यानी वो इंस्ट्रक्शन मैम क्या होनी DDR चाहिए? DDR वाली इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर मिसिंग है कि आप दोनों के दोनों पोर्ट्स को एज इनपुट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं कि आपने लेट से R16 के अंदर आप LDI करवा लें। क्या करवा लें, क्योंकि इनपुट के तौर पर यूज़ करना है तो 0 0 करवाएंगे, ठीक है। फिर आप आउट की इंस्ट्रक्शन देंगे, उसी R16 का डेटा आप भेज सकते हैं। यानी मैं इसको इसी प्रोग्राम को अगर मैं बनाऊं तो हमारी इंस्ट्रक्शन बनेगी लेट से LDI R16, कॉमा 0 0, ठीक है। अब इसको मैं इसी रजिस्टर को यूज कर सकती हूँ, R16 को DDR कौन से रजिस्टर्स थे? C और D था ना पोर्ट, तो पोर्ट C के लिए भी मैंने कहा कि मैं R16 का डेटा इसके ऊपर भेज दूं, उसमें 0 0 पड़ा हुआ है, और दूसरा भी मुझे पोर्ट जो है वो एज इनपुट ही यूज करना है, तो मैंने इसी रजिस्टर को यूज कर लिया DDR। वो कौन सा है? पोर्ट D है, तो पोर्ट D से रिलेटेड डायरेक्शन रजिस्टर हो गया D, उसमें मैंने उसको भी R16 से ही भेज दिया। अब दोनों पोर्ट्स जो हैं वो कन्फिगर हो गए, कैसे? इनपुट के तौर पर। फिर आप ये कर सकते हैं कि आपने इनपुट लिया और वो आपने लेट से R17 रजिस्टर के अंदर लिया, जिसको आपने पढ़ लिया पिन C से। हमने इस एग्जाम्पल में कौन से किए थे? R20 यूज किया था मेरे ख्याल से। जी मैम, R20 एंड R20 R20। और R21। तो एक हमारा पोर्ट C से डेटा आ गया R20 के अंदर, और दूसरा जो डेटा है वो हमारा आ गया R21 के अंदर, जो कि पिन रजिस्टर से आ जाएगा। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऐड की इंस्ट्रक्शन में हमें दोनों जी मैम दोनों DDR मतलब पोर्ट के लिए हम एक ही रजिस्टर में कर सकते हैं क्या, जैसे आपने R16 में दोनों के लिए किया है, पोर्ट C और पोर्ट D के लिए भी? हाँ, एक ही क्योंकि रजिस्टर। R16 में 0, हाँ, क्योंकि उसका डेटा चेंज नहीं हो रहा ना R16 का, बल्कि हम ओवरराइड भी कर सकते होते हैं कि अगर मैं जो है वो मुझे लेट से FF लेना होता तो वो भी मैं R16 के ऊपर ओवरराइड करके उसको भेज सकती थी। तो वो हमारी मर्जी है कि हम डिफरेंट रजिस्टर्स, लेट से यहाँ पर मैं अगर मुझे आउटपुट के तौर पर, जैसे यहाँ पर था ना कि ये मैंने FF लिया था पिछले वाले केस के अंदर, ठीक है। मैं चाहती तो मैं यहाँ पर भी R16 को रीयूज कर सकती थी। यहाँ पे मैंने R16 कर दिया है और यहाँ पे मैंने R16 कर दिया है। इसमें क्या हो रहा है कि पहले आपने 0 0 R16 में लिया और आपने पोर्ट A की जो डायरेक्शन रजिस्टर था उस पर भेज दिया। अब आपका डेटा चेंज हो गया, R16 में आपने FF लिया तो वो जो 0 0 था वो ओवरराइट हो गया, लेकिन उसका कोई नुकसान हमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो डेटा हम जहाँ पे जाना चाहिए था डेस्टिनेशन रजिस्टर, डेटा डायरेक्शन रजिस्टर में, उसमें भेज चुके हैं। तो भले अब ये ओवरराइड हो जाए, उसका जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है या जो उससे हमें काम लेना था वो हम ले चुके हैं। तो FF इसके ऊपर ओवरराइट हुआ और उसको फिर आपने DDR-C पे भेज दिया। सो यू कैन डू और you can reuse the same register as well if you want to save your register sets, के आप ज़्यादा registers नहीं यूज़ करना चाहते तो आप एक ही रजिस्टर को भी रीयूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो उसका डेटा आप ओवरराइड कर रहे हैं उससे आपकी कैलकुलेशंस पे या जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उस पर फर्क ना पड़े। तो यहाँ पर क्योंकि मेरा डेटा सेम था तो मैंने यहाँ पर R16 में बार बार क्यों लोड करवाऊँ, 0 0 ही पड़ा हुआ है ना, उसमें चेंज तो नहीं हो रहा। तो मैंने R16 में 0 0 था उसको पोर्ट C की डायरेक्शन रजिस्टर पे भेज दिया। R16 देखें अब यहाँ चेंज नहीं हुआ कि मैंने कोई उसकी वैल्यू चेंज नहीं की है, तो वो फिर मैंने दोबारा से DDR-D पे। इसका फायदा ये हुआ कि आपको यहाँ पर दोबारा से LDI इंस्ट्रक्शन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने एक इंस्ट्रक्शन यहाँ बचा ली, और बचाने का क्या मतलब है कि अगर आपने इंस्ट्रक्शन बचाई तो आपकी जो नंबर ऑफ बाइट्स हैं वो कम ऑक्यूपाई होंगी। तो इस तरीके से हम मेमोरी कॉम्पैक्ट प्रोग्राम बना सकते हैं। अच्छा, ये आपने ऐड किया दोनों रजिस्टर्स को, रिजल्ट आ जाएगा R20 में। तो इसको हमने स्टोर करवा दिया कौन सी लोकेशन के ऊपर? 90 जो हमें लोकेशन दी हुई थी उसके ऊपर स्टोर करवा दिया R20 से। तो सो दिस विल बी कॉल्ड एज द कंप्लीट प्रोग्राम, कि ये अब कहलाएगा कि ये आपका जो है वो कंप्लीट प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपने वो इंस्ट्रक्शंस भी शामिल की हैं जो कि डायरेक्शन सेट करने वाली इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये लास्ट क्लास की एग्जांपल बची हुई थी। अब हम वापस आते हैं कि ये जो LDI की इंस्ट्रक्शन और हमने पढ़ी
डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ी, ये मेमोरी में जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं वो किस तरह से करती हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ सिंटैक्स सीखा था उसका कि आपके पास जो है वो LDI की इंस्ट्रक्शन है या LDS की इंस्ट्रक्शन है, उसमें रजिस्टर की क्या लिमिटेशन है कि जनरल पर्पस रजिस्टर जो है वो हम कौन सा यूज कर सकते हैं, या एड्रेस है तो हम कितने रजिस्टर्स है 64 रजिस्टर्स में से वो यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये मेमोरी में जाके ऑक्यूपाई कैसे होता है, यानी ट्रांसलेट होता है तो कैसे होता है, इसको कैसे पता चलता है कि इसका जो हेक्साडेसिमल कोड है या मशीन कोड है वो कैसे बनेगा। तो जैसे ये इंस्ट्रक्शन हमने जो पहली पढ़ी LDI इंस्ट्रक्शन, इसका एक बाकायदा फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट का मतलब इसकी सीक्वेंस होती है, इसके अंदर बिट पैटर्न्स होते हैं, उनके पर्टिकुलर मीनिंग होते हैं। अब वो जैसे LDI इंस्ट्रक्शन है जो हम बार बार शुरू की क्लास से डिस्कस करते आए हैं कि हमारे पास जो भी नेमोनिक होता है, अब यहाँ पे नेमोनिक क्या है, LDI, ठीक है। तो जो भी नेमोनिक होता है उसका एक ऑपरेशन कोड जनरेट होता है, वो उस ऑपरेशन कोड को हम कहते हैं OP कोड, जो कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है और फिर उस OP कोड को वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भेज के पूछता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर से कि बताओ इसके क्या मतलब है, कि मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, इसके जो ऑपरेंड्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे, तो मैं अपने टाइमिंग और कंट्रोल सेक्शन को उसी तरीके से डायरेक्ट करूँ। तो अगर LDI इंस्ट्रक्शन आती है तो इसका मतलब है कि जो इसका नेमोनिक है उसकी ट्रांसलेशन माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बिल्ड की गई है कि ये इक्विवेलेंट होता है ऑपरेशन कोड का 1110। पहली बात तो ये कि ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट्स की है, ये फिक्स्ड है। ये जो इंस्ट्रक्शन है आपकी ये 2 बाइट्स की है। इसमें आप देखेंगे आपको जो ये स्कीम नजर आ रही है इसमें 1110 है, फिर 4 टाइम्स K है, ये आपके पास नंबर ऑफ बिट्स को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये 1110, इसमें 4 बिट्स हो गई, K के लिए 4 बिट्स हो गई, ये टोटल हो गई 8 बिट्स। 8 बिट्स का मतलब ये 1 बाइट हो गई, ठीक है। यानी ये आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट के ऊपर ये हो गया और लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट के ऊपर आपके पास 4D और 4K ये हो गए। अब इसमें से ये जो 1110 है ये रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलरली LDI के लिए कि जब भी LDI का नेमोनिक आएगा तो ये इसको ट्रांसलेट करेगा या इसका जो मशीन कोड जनरेट करेगा वो 1110 जनरेट करेगा, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके अंदर ये जो K और DD है ये इसके आर्ग्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर जो DD है इसका मतलब है कि हम इससे बताते हैं कि हम जो जनरल पर्पस रजिस्टर है वो कौन सा लेना चाहते हैं, ठीक है। LDI के अंदर रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि हम कौन से रजिस्टर्स यूज कर सकते हैं, सिर्फ अपर हाफ यूज कर सकते हैं, यानी R16 से लेकर R31 तक। अब R16 से लेकर R31 तक हमारे पास टोटल रजिस्टर्स कितने हो जाते हैं? 15 मैम। नहीं, 32 रजिस्टर्स जनरल पर्पस होते हैं, तो उसका आधा कितना होगा? 16 होगा, 15 नहीं होगा, ठीक है। तो R16 से लेकर R31 तक जो है वो आपके पास 16 रजिस्टर्स होते हैं, ठीक। अगर 16 रजिस्टर्स हैं या लेट्स से कि कोई भी आपके पास नंबर्स हैं 16, ठीक है, तो 16 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी के अंदर आपको कितनी बिट्स चाहिए होती हैं? 4 मैम। 4 चाहिए होती हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर जो डी नजर आ रहा है वो 4 बिट्स नजर आ रही हैं, ताकि वो इन 16 रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट कर सके कि हम कौन से रजिस्टर की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आपका जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो क्या होता है, LDI RD कॉमा, जिसमें आप वो डेटा लेकर आ रहे होते हैं। आप लेट से A का डेटा कह रहे हैं या आप कह रहे हैं कि A5 है, ये डेटा आपको लेकर आना है। तो वो जो डेटा है, हर रजिस्टर की जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है, वो कितनी बिट्स को स्टोर कर सकता है। R16 हो गया या कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर हो गया, उसमें कितनी बिट्स स्टोर हो सकती हैं? 8 बिट। 8 बिट। इसीलिए इसमें जो आपको K की तादाद नजर आ रही है वो कितनी नजर आ रही है? 8 ठीक है। 8 तो बिट्स। K यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा को, और जो D रिप्रेजेंट कर रहा है वो कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 16 रजिस्टर हैं उसका कम्बिनेशन जो है वो किस तरीके से होगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि अगर मैम हम जी मैम 16 रजिस्टर्स के लिए तो 5 बिट्स चाहिए होंगे ना? कैसे?
मैम 15 होती हैं, 4 बिट से तो मैक्सिमम 15 ही हो सकते 0 भी तो होता है ना, 0 नहीं होता 16वां हैं। नंबर। 0 से लेकर 15 तक जब होता है तो टोटल नंबर्स कितने होते हैं? 16 16 होते हैं ना। जी। तो ये मैं रजिस्टर्स वाली, हाँ अब ये देखिए कि हमारे पास जो है वो टोटल रजिस्टर्स, लेट्स से कि यहाँ पर देखें आप कि हम R16 जो है इसके लिए जो 4 DD वाले पैटर्न्स हैं वो क्या बनेंगे, क्योंकि हम R0 से शुरू नहीं कर सकते, LDI कहता है कि वो अलाउ ही नहीं है। तब LDI में अलाउ नहीं है तो इसका मतलब यह है कि जो R16 है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 000 से, यानी अगर R16 को यूज कर रहे होंगे तो D की जगह पर हम 00 पुट करेंगे। अगर हम R17 की बात करेंगे तो जो हमारा D का पैटर्न बनेगा वो 1 के इक्विवेलेंट बनेगा, यानी बाइनरी 0001, ठीक है। R18 की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि वो 2 का इक्विवेलेंट बनेगा 0010 अप टू R31 जो हमारा 16वां रजिस्टर है, तो उसके लिए जो है वो हमारा बाइनरी पैटर्न क्या बनेगा, 4 टाइम्स 1 बनेगा। तो इस तरीके से जो है वो हम इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किसके अंदर डेटा लोड करना है, कौन सा रजिस्टर यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरी इंस्ट्रक्शन है मुझे लोड करना है R17 के अंदर, जो डेटा लोड करना है वो मुझे करना है 3-4। हम इससे पहले एग्जांपल्स करते आए ना कि कहीं पर R16 में हमने कुछ लोड किया, कहीं पे 00 किया, कहीं पे FF किया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें से हम कैसे पहचानें कि RD की वैल्यू क्या बनेगी और डेटा की वैल्यू क्या बनेगी। हमें पता है कि जो हमारा सिंटेक्स होता है उस सिंटेक्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हमने देखा कि सिंटेक्स के अंदर जब भी LDI की इंस्ट्रक्शन आएगी तो LDI का मतलब जो है वो क्या है कि उसकी जो ओपी कोड स्कीम बनेगी, ऑपरेशन कोड स्कीम बनेगी, वो किसके इक्विवेलेंट है, 1110 के इक्विवेलेंट है। पहली जो मोस्ट सिग्निफिकेंट आपके पास निबल है या 4 बिट्स हैं वो क्या बन रही है, 1110 बन रही है, ठीक है। उसके बाद वाली ये जो K वाली है इसको लेट से मैं कह देती हूँ K1, ये आपको नजर आ रहा होगा इसके ऊपर K1 यहाँ पे लिखा हुआ है। D वाली चीज को मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ यहाँ से D, यानी जो डेटा है आपका इस केस में 3-4 है, ठीक है। 3-4 को मैं तोड़ सकती हूँ कि 4 लीस्ट सिग्निफिकेंट आपके पास निबल है उसको मैं K0 कह दूं, और जो 3 है वो आपके पास क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट निबल है डेटा की, उसको मैं K1 कर दूं। यानी मैं डेटा को तोड़ूं 2 निबल्स के अंदर 4-4 बिट्स में, उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वाली साइड है उसको मैं K0 कहूंगी, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट वाली साइड है उसको मैं K1 कहूंगी, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है E K1 D K0, ये फॉर्मेट है आपके पास जनरल LDI इंस्ट्रक्शन का। अब इस फॉर्मेट को जहन में रखें E K1 D K0 को, और फिर ये देखें कि ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको कहा R17 और इसमें डेटा चाहिए 3-4, ठीक है। तो क्योंकि LDI इंस्ट्रक्शन थी तो हमारे पास जो इसकी ओपी कोड स्कीम बनी वो बनी 1110, ठीक है। तो ये तो आपके पास, यानी ये हम सीख रहे हैं कि हम कोई भी मशीन कोड बाइट्स कैसे बनाते हैं, उसका जो हेक्स कोड बनता है वो कैसे बनता है। तो LDI की वजह से जो पहली मोस्ट सिग्निफिकेंट निबल पे 1110 था वो हमने लिख दिया, क्योंकि ये फॉर्मेट हमें गिवन है कि माइक्रो कंट्रोलर इसको समझता है कि ये ई वाला कोड जो है, क्योंकि 1110 आपके पास ई के बराबर होता है, इसके इक्विवेलेंट हो गया। फिर जो हमारे पास रिजर्व्ड स्पेस थी वो किसके लिए थी, K1 के लिए थी और K0 के लिए थी इन जगहों के ऊपर, ठीक है। इसमें से हमने निकाला कि ये जो 3-4 वाला डेटा था इसके अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट निबल हमारे पास 4 है जिसको हम K0 कह रहे हैं, तो वो हमने उसकी प्लेस के ऊपर रख दिया कि ये जो 3-4 है इसको हमने कहाँ पे रख दिया, K0 की जगह पर रख दिया, ठीक है। ये 4 आपके पास यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से जो 3 है इसको हमने कहा कि ये हमारे पास K1 के इक्विवेलेंट हो गया, इसलिए इसको हमने इस जगह पर रख दिया, बिल्कुल जो हमें फॉर्मेट दिया गया था उसके अकॉर्डिंगली। अब बात रह जाती है R17 की। तो R17 जो है वो उसके थ्रू क्या पता चलता है हमें, मतलब जो भी हमारे पास रजिस्टर है, जो भी जनरल पर्पस रजिस्टर है
उसकी जो प्लेस होगी वो कौन सी होगी, उसके लिए ये डी का पैटर्न है कि आप उसमें से 4 डी के पैटर्न्स निकालेंगे बाइनरी नोटेशन में, ठीक है। तो R17 हमने देखा कि हमारे पास जो LDI इंस्ट्रक्शन है उसमें ये RD की वैल्यू अगर R17 है तो वो किसके इक्वलेंट है, उसके लिहाज से जो D का पैटर्न है वो किसके इक्वलेंट है, 1 के मैम। 1 के इक्वलेंट है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो क्या रख दिया, इस DDD की जगह पर 0001 रखा, तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, ये 1 यहाँ पर मिल गई, ठीक। तो सिंपली हमने में उठा के रखेंगे। प्लेस, ये डेसिमल नहीं है, ये हेक्साडेसिमल है, ई आ रहा है ना इधर। नहीं मैम, जो डी है उसमें उसकी वैल्यू तो 1 है ना, तो ये हेक्स है ना, उसमें इसकी मैम वैल्यू रखेंगे जो भी हाँ। डी की आप ने। इसको चाहे तो पहले बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें और उसके बाद आप हेक्साडेसिमल में करें, और इफ यू आर क्विक इनफ यू कैन डायरेक्टली राइट इन द हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। मतलब मैं इसका इंटरमीडिएट स्टेप यहाँ पे नहीं लिख रही, अगर मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेप लिखूं यहाँ, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। लेट मी ऐड वन मोर मैम रो 4 इन डी क्यों लिख रहे हैं? 4 बिट्स की वजह से। 4 बिट्स की वजह से। अब देखें, मैंने इसमें एक और रो ऐड कर दी। हमारे पास जो असल नोटेशन थी वो क्या थी, LDI के लिए हमारे पास है 1110 का पैटर्न, ठीक है। K1 जो है वो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट निबल है किसकी, डेटा की। यहाँ पे डेटा क्या है, 3 4 में से मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या है हमारे पास, 3 है, ठीक। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ 0011 विच इज इक्वल टू 3, और K0 जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा 4, तो 4 का इक्वलेंट हो गया 0100, ठीक है। अब D की बात हम कर रहे थे कि R17 में जो है वो D किसके इक्वलेंट है, के इक्वलेंट है। अब इसी चीज को मैंने डायरेक्टली लिख दिया था कि ये हेक्साडेसिमल में आपके पास किसके इक्वलेंट हो जाएगा, E, और ये है 3 के इक्वलेंट, 001 आपके पास 1 के इक्वलेंट हो गया, और ये आपके पास 4 के इक्वलेंट हो गया। क्योंकि इसमें निकालना ज्यादा आसान है, R17 की वैल्यू आपने निकाल ली कि अच्छा भाई ये किस DD के लिहाज से सॉरी किसके इक्वलेंट है। डेटा ज्यादा आसान है कि आप 3 आपने देखते ही रख दिया कि वो आपके पास जो है वो K1 की जगह पर आएगा, और 4 जो है वो आपके पास K0 की जगह पर आएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज LDI R31, और उसमें जो डेटा है वो 5A है। R31 के लिहाज से मुझे बताएं D का पैटर्न क्या होगा। LDI है उसके लिए आपका ये E तो हो गया, 15 होगा मैम, F। ये तो आपके पास हो गया E क्योंकि LDI इंस्ट्रक्शन है। K1 और K0 इसमें से क्या हो जाएगा, A आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट पे है, ये आपके पास A इधर आ गया, और 5 जो है वो आपके पास K1 हो गया, इसलिए आपके पास ये इस जगह पर आ गया। ये आपके पास R31 है, तो R31 आप देख सकते हैं कि ये आपके पास किसके इक्वलेंट हो गया, 4 टाइम्स 1 F के। ठीक है, हाँ 15 के, और आपके पास ये जो है वो इक्वलेंट हो गया 4 टाइम्स 1 के, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, F बन गया। तो इस तरीके से आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दी जाए उससे आप निकाल सकते हैं कि इसकी जो मशीन कोड बाइट्स हैं वो क्या बनेंगी। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन बन रही है, जिसके अंदर से ये जो E5 है वो आपकी क्या बन रही है, ये आपकी हो गई हाई ऑर्डर बाइट, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं HOB से, और ये जो FA है ये आपकी क्या बन गई, लोअर ये ऑर्डर बन बाइट गई मैम। लो ऑर्डर बाइट। तो इस तरीके से जो आपकी LDI इंस्ट्रक्शन है वो 2 बाइट्स में कन्वर्ट हुई है, HOB में और LOB में। तो LDI की इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था शुरू में कि माइक्रो कंट्रोलर की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं AVR की, या तो वो 2 बाइट्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं या वो 4 बाइट्स की होती हैं, ये हमेशा इवन नंबर में होता है। और आपको ये याद होगा कि माइक्रो कंट्रोलर की जो प्रोग्राम मेमोरी है, जो ROM है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन बाइट 2 की थी। तो इसका मतलब है कि ये 2 बाइट्स जाके एक लोकेशन पर स्टोर होंगी।
अगर आपके पास 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन बनेगी तो उसको फिर 2 लोकेशंस चाहिए होंगी। रोम की बात कर रही हूँ, रैम की बात नहीं कर रही। आपके पास ये जो सेगमेंट्स होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर या एस रैम, ये सब आपके पास रैम के अंदर होते हैं। उसकी ऑर्गेनाइजेशन वही है कि हर लोकेशन 8 बिट्स की होती है या 1 बाइट की होती है। रोम में होता है कि बाइट 2 की ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो जब भी आपको जो इंस्ट्रक्शंस नजर आती हैं वो इवन नंबर में नजर आती हैं कि 2 बाइट्स की होंगी या 4 बाइट्स की होंगी। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें बाकी मैम इंस्ट्रक्शंस की, 3 बाइट की भी होती है ना मैम? नहीं, माइक्रो कंट्रोलर में नहीं होती, माइक्रो प्रोसेसर में होती है। 3 मैम बाइट में क्लासिक फिर फैमिली में, क्या? मैम क्लासिक फैमिली में होती है ना मैम, 2 बाइट की भी होती है और 3 बाइट की भी। कौन सी क्लास असेंबली में? सॉरी मैम, 8 मेगा में। नहीं नहीं, 8 मेगा के अंदर भी आपके पास जो माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी है वो बाइट 2 की मेमोरी है ना। बाइट 2 का मतलब कि हर लोकेशन पे 2 बाइट्स आनी है। तो जब आप भेजेंगे डेटा को तो आप कैसे कहेंगे कि इसकी आधी लोकेशन को भरे, आधी लोकेशन को फिलअप करें, क्योंकि हर लोकेशन ही 2 बाइट्स की है। तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आपके पास 3 बाइट्स की नहीं होती, या जो है वो ऑड नंबर के अंदर नहीं होती, वो आपके पास जो है वो इवन नंबर में ही होगी, 2 में होगी या 4 के अंदर होगी। माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन ऐसी होती है जहां पर आपको 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन मिलती है या 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन मिल रही होती है या 1 बाइट की भी इंस्ट्रक्शन मिल रही होती है सिर्फ, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में नहीं होती, क्योंकि इसका जो हार्डवेयर है, इसकी जो मेमोरी है, उसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है। इसमें बाई 2 का आर्किटेक्चर है कि हर लोकेशन पे 2 बाइट्स स्टोर होनी होती हैं, इसलिए यहाँ पर आपको इवन में ही मिलती है। अच्छा, आप ये देखें क्विकली, इसको बताएं मुझे कि इंस्ट्रक्शन है LDI R16,25, यानी 25 आपको लोड करना है R16 में। तो पहली जो निबल है वो आपके पास क्या हो गई, E हो जाएगी LDI के लिहाज से। 25 को आपने तोड़ा तो आपके पास जो है वो K1 हो गया 2 और K0 आपके पास 5 हो गया। R16 सबसे पहला रजिस्टर था, तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, जो DD का पैटर्न है वो किसके 0 इक्विवेलेंट बनेगा, 0। 0 ठीक है। के। फिर दूसरी जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, दूसरी एग्जांपल है LDI R17। ये हम अभी कर आए हैं, क्योंकि ये R17 दूसरा रजिस्टर है, 0 के बाद वाला रजिस्टर है, तो इसमें D इक्वलेंट हो जाएगा 1 के। बाकी डेटा को आपने तोड़ के लिख लिया कि 4 जो है वो आपका K0 हो गया और 3 जो है वो आपका K1 हो गया। सिमिलरली R18 है, तो R18 का मतलब R16 0 था, R17 1 था, तो R18 क्या होगा, 2। 2 होगा। इसीलिए आपको यहाँ पर 3 और 1 के बीच में क्या नजर आ रहा है, 2 आ रहा है। इस तरह से आपकी बनती हैं मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस, जो कि आपका असेंबलर या कंपाइलर जो आप यूज करते हैं ना, अगर आप AVR स्टूडियो यूज कर रहे हैं या आप आर्डिनो की IDE यूज कर रहे हैं, या जो है वो आप कोई भी असेंबलर या कंपाइलर यूज कर रहे हैं, तो वो कैसे कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड के अंदर, वो इस OP कोड स्कीम को, या जो ये इंस्ट्रक्शन, ये कहलाता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इसको फॉलो करता है कि वो ये काम इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली करता है और आपको फिर मशीन कोड बाइट या उसका जो मशीन कोड है वो जनरेट करके दे रहा होता है। अच्छा, ये तो हो गई LDI इंस्ट्रक्शन। अब हमारे पास मैम कुछ ई फॉर्मेट्स, किसको रिप्रेजेंट जी, करता है? क्या ई चीज? मैम, ई जो है मैम इसके डेटा ऑपरेशन, इंस्ट्रक्शन में। इसके ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। E इक्वलेंट है 1110 के। जब भी 1110 आएगा तो यानी ये कोड है लोड इमीडिएट का। अगर हम कोई और इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसका जो कोड है, ऑपरेशन जो कोड है, वो बिल्कुल डिफरेंट बनेगा, वो स्कीम अलग होगी। जैसे कि ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है हमारे पास एड, मैं पूरा कर लूं कंप्लीट तो आपके मैम आंसर्स काफी उसमें से मिल जाएंगे। जी, क्या कह रहे थे? मैम ये मैं ये कह रहा था कि ये 1110 जो है वो फिक्स्ड है LDI के लिए, या इसके लिए कोई लॉजिक है? नहीं, फिक्स्ड है, लॉजिक नहीं है, फिक्स्ड है। बस उन्होंने कोड्स असाइन कर दिए हैं कि आपके पास ये ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो लेट्स से कि इसका जो है वो LDI का 1110 असाइन कर दिया। ऐड इंस्ट्रक्शन है, तो ऐड इंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने OP कोड स्कीम रखी है। अब आप देखें, ऐड के अंदर फिक्स पैटर्न है, इसमें आपको 4 जीरोस मिल रहे हैं इनिशियली, उसके बाद आपको 2 1 मिल रहे हैं। तो ये पैटर्न फिक्स है कि जब भी ये 0 0 0 1 1 का पैटर्न आएगा तो ये OP कोड है, ये कोड है
ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करने का। जब आपकी ओपी कोड स्कीम है, इसमें एक बात ये याद रखें कि यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स फिक्स नहीं है। जैसे कि एलडीआई के अंदर नंबर ऑफ बिट्स थी 4 थी, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि जो भी ऑपरेशन कोड होगा उसकी सिर्फ 4 बिट्स ही हो। एलडीआई के लिए 4 बिट्स इन्होंने रखी हैं, लेकिन ऐड जो इंस्ट्रक्शन है उसके लिए इन्होंने 6 बिट्स रखी हैं। 6 कैसे हुई? 4 0 फिक्स हैं और 1 1 फिक्स है, तो 6 बिट्स हैं जो कि इन्होंने ऐड ऑपरेशन के लिए रखी हैं। दूसरी बात, फिक्स नंबर ऑफ ये जो बिट्स हैं आपके पास उसमें 4 थी, इसमें 6 हैं। उसके अलावा दूसरी बात ये कि उनकी लोकेशन जरूरी नहीं है कि शुरू में ही हो। जैसे आपने देखा कि एलडीआई इंस्ट्रक्शन में शुरू में 4 बिट्स थी जो कि फिक्स हैं, ऐड इंस्ट्रक्शन के अंदर 6 बिट्स हैं जो कि फिक्स हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको नीचे एलडीएस की इंस्ट्रक्शन और एसटीएस की इंस्ट्रक्शन जो नजर आ रही है उसके अंदर फिक्स बाइनरी पैटर्न जो है ये है 1001 001 और आखिर में 000, यानी ये 4 4 8 8 और 3 11 बिट्स हैं। पहली एलडीआई इंस्ट्रक्शन जो थी उसके अंदर सिर्फ 4 बिट्स फिक्स थी, ऐड की इंस्ट्रक्शन के अंदर 6 बिट्स फिक्स हैं, जबकि लोड और स्टोर की जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर 11 बिट्स हैं जो कि फिक्स हैं। लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो जरूरी नहीं है कि शुरू की बिट्स ही हो, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि आखिर की आपको 4 बिट्स हैं जो कि नजर आ रही हैं, जो एलडीएस के अंदर या एसटीएस के अंदर 00 है, तो ये आखिर में भी आपको बिट्स नजर आ रही हैं जो कि रिजर्व्ड है। तो इनकी लोकेशन वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, और ये आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेट्स से कि ये एडिशन की इंस्ट्रक्शन है, तो बताएं कि जब ये कंपाइलर या जो असेंबलर इसको कन्वर्ट करेगा तो इसकी मशीन कोड बाइट्स क्या बनेंगी, तो वो आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ होगा। आपने सिर्फ इसके अंदर जो है वो प्लग इन करनी होंगी वैल्यू, जो वेरिएबल चीज आ रही है कि कौन सा रजिस्टर है, वो R17 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, कोई भी रजिस्टर हो सकता है, तो उसके लिहाज से इसकी मशीन कोड बाइट्स क्या बनेंगी। तो ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको गिवन होगा और उसमें आपको वैल्यू पुटअप करके इसकी बाइट्स बनानी होंगी। अब अगर ऐड की बात की जाए तो ऐड के अंदर क्या होता है, हमारे पास 2 रजिस्टर्स होते हैं, कोई भी 2 रजिस्टर, आरडीबी कोई भी हो सकता है यानी डेस्टिनेशन रजिस्टर भी कोई भी हो सकता है, और जो सोर्स रजिस्टर है वो भी कोई भी हो सकता है। इसमें R0 भी हो सकता है, इसके अंदर R16 से पहले वाले जो रजिस्टर्स हैं वो हो सकते हैं। तो अगर कोई भी रजिस्टर हो सकता है तो हमारे पास टोटल जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं उनकी तादाद कितनी होती है? 32 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए होती हैं? 5 बिट्स। 5, ठीक है। 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स चाहिए होती थी, 32 को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 बिट्स चाहिए होती हैं। इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डेस्टिनेशन के लिए डी लिखे हुए हैं वो टोटल कितने लिखे हुए हैं, 4 ये रहे और 5वां डी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इस 11 वाली नेबल के अंदर। इसी तरीके से जो सोर्स रजिस्टर है वो भी आपके पास 0 से लेकर 31 तक कोई भी रजिस्टर हो सकता है, तो इसलिए आपको आर जो है वो भी इसमें कितने नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहे हैं। 4 लीस्ट सिग्निफिकेंट पे रखे हुए और 5वां जो है वो आपका इस 1 के साथ रखा हुआ है। तो ये आर और डी जो रखे हुए हैं 1 1 के साथ, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी किसी रजिस्टर के पैटर्न को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसकी एग्जाम्पल हम करते हैं कि हमें ऐड के अंदर पहली बात तो ये कि आपका जो ओपी कोड स्कीम है वो हो गई 4 0 और 2 1, ठीक। बाकी आपने लेकर आना है कि डेस्टिनेशन रजिस्टर के लिहाज से डी निकालेंगे कि 5 क्या बनेंगे, और सोर्स रजिस्टर के लिहाज से निकालेंगे कि आर क्या बनेंगे। अब इसकी हम एक एग्जाम्पल करते हैं। पहले जिस तरह से हमने टेबल बनाया था किसके लिए, जब 16 रजिस्टर्स थे, इसी तरीके से एक टेबल ये मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है कि अगर हमारे पास 32 रजिस्टर्स हैं, चाहे वो डीडी की बात हो रही हो चाहे वो आरआरआर की बात हो रही हो, यानी वो डेस्टिनेशन रजिस्टर की बात हो या सोर्स रजिस्टर की बात हो, पैटर्न आपका जो है वो यही एलोकेटेड होगा। मतलब R0 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 000 से, लेकिन कितने जीरोस, क्योंकि हमारे पास 32 रजिस्टर्स हैं तो 5 बिट के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका मतलब है पांचों की पांचों बिट्स उसके इसमें हमारे पास 0 होंगी। अगर हम R1 की बात करेंगे तो ये 5 बिट्स होंगी, लेकिन इसमें डी सिग्निफिकेंट के ऊपर यानी 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा जो इन 5 बिट्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अप टू R31, और R31 का मतलब क्या होगा कि पांचों की पांचों बिट्स जो हैं वो आपके पास 1 होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि
जब हम 32 रजिस्टर्स की बात करते हैं तो सिंपली हमें पता है कि 32 जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 2⁵ के इक्विवेलेंट होता है। 5 ठीक है, और हम स्टार्ट क्योंकि कर रहे हैं R0 से या 0 से लेकर 31 तक, तो अगर R31 की बात होगी तो हम मैक्सिमम एड्रेस की या मैक्सिमम रजिस्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए पांचों की पांचों बिट्स पर आपको क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है। और अगर R0 की, जैसे हम कहते थे कि मिनिमम एड्रेस है, तो इसी तरीके से वहां पर आपको 0 0 मिलेगा। अब लेट्स से कि मुझे एडिशन करनी है किसकी, एडिशन मुझे करनी है R17 की R30 के साथ। ठीक है, मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ। तो ऐड इंस्ट्रक्शन का सबसे पहले हमने देखा वहां पर जो बाइनरी बिट स्कीम थी, ओपी कोड स्कीम थी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से, उसमें हमने देखा था कि ऐड के लिए जो ओपी कोड स्कीम होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, 4 zeros होते हैं उसके अंदर और 2 And 1 दो होते वन, हैं। 2 1। ठीक है, ये 6 बिट्स तो हमने उठा के सीधी सीधी रख दी मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड के ऊपर, क्योंकि ऐड ऑपरेशन के लिए हमारे पास 4 0 और 2 1 होते हैं। अब रह गई कि उसके बाद हमारे पास होती हैं DDD वाली बिट्स और RR वाली बिट्स। अगर मैं पहले बात कर लेती हूँ डेस्टिनेशन रजिस्टर की, तो इसमें डेस्टिनेशन रजिस्टर कौन सा है मेरा, जो R17 पहले आएगा R17। तो R17 के लिहाज से मुझे निकालना है क्या, DD का पैटर्न। अब इस DD यानी इस 5 बिट्स में से, DD वाली 5 बिट्स में से जो 4 बिट्स हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट, वो मुझे किस जगह पर प्लेस करनी है, वो मुझे इस जगह पर प्लेस करनी है। ठीक है, तो R17 के लिहाज से देखें कि R17 जो है वो क्या बनेगा, मतलब मैं बैठ के पूरा टेबल में से, अब मैंने तो यहाँ लिखा ही नहीं, R1 R2 के बाद मैंने छोड़ दिया, डॉट डॉट कर दिया इसको, ये R31 तक जाएगा। तो क्या मैं बैठ के पूरा टेबल फिलअप करूं, इससे ज्यादा आसान तरीका ये नहीं होगा कि मैं 17 का बाइनरी पैटर्न निकाल लूं, जब मुझे सीधा सीधा पता है कि ये जब 0 होता है तो ये 0 का इक्विवेलेंट होता है, और 31 होता है तो ये 31 का इक्विवेलेंट बाइनरी पैटर्न बनेगा। तो यानी R17 का जो भी इक्विवेलेंट बाइनरी पैटर्न होगा उसको मैं उठा के रख दूं कि 4 बिट्स मैं DD की यहाँ रख दूंगी और 5वीं बिट मैं इस जगह पर रख दूंगी। तो R17 के लिहाज से बाइनरी पैटर्न क्या बनेगा, अब यहाँ पे मैंने ये टेबल के अंदर करके रखा है कि आपके पास ये कोड होता है ना 1 2 4 8 16। ठीक है, 17 बनाने के लिए मुझे किस किस पोजीशन पर 1 की जरूरत होगी, अगर मैं 16 वाली बिट के ऊपर 1 रख दूं, और 17 बनाना है तो और किस जगह पर मुझे 1 चाहिए, मैम 1 की जगह पे। 1 की जगह 1 की जगह पर चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने इसका बाइनरी पैटर्न बना लिया कि ये बाइनरी पैटर्न 17 के लिहाज से, ये 17 का मैंने बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लिया, उसकी 5 बिट्स निकाल ली। ठीक है, तो ये बना 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसमें से मुझे कितनी बिट्स चाहिए DD के लिए, 4 जो बिट्स की मैं बात कर रही हूँ जो कि मुझे इस जगह पर प्लेस करनी है, तो वो 4 बिट्स कौन सी बनेंगी, 0 0 1 001। ठीक है, इन 4 बिट्स को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया 0 0 0 1। जो 5वीं बिट है ये 1, ये कहाँ पे जाएगी, ये 5वीं बिट आपको इस RD जगह वाले पे में। मिलेगी, RD वाली में। ठीक है, यानी ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो कि आपको इस जगह पर नजर आ रही है कि ये 1 आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अच्छा, सोर्स रजिस्टर हमारा क्या था इस केस में, R30 मैम। R30 के लिहाज से मैंने वही तरीका यूज किया कि R30 यानी मैं 30 का बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लूं तो मुझे पांचों बिट्स R की मिल जाएंगी। ठीक है, अब 30 बनाने के लिए मैंने 16 वाली जगह पे एक 1 रखा, 16 और 4 ये सीधे सीधे क्या हो जाएंगे 20। ठीक है, और मैंने कर दिया 28 और 2 हो गए 30। ठीक है, तो मुझे 30 बनाना था तो मैंने 1 वाली जगह पे 0 रखा और बाकी सब जगहों के ऊपर मैंने 1 1 रख दिया, क्योंकि ये एड अप होते हैं ना, तो 16 + 4 आपके पास 20 हो जाएंगे, और 8 और 2 ये 10 आपने और ऐड कर दिए तो आपके पास 20 + 10 से बन जाएगा R30। तो R30 का जो पैटर्न आया इसमें से जो 4 बिट्स हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट वो बनी 1 1 0, उसको उठा के मैंने कहाँ पे रख दिया, RR में।
RR में रख दिया, ठीक है, वो यहाँ पर आ गया। और ये जो 5वीं वन। बिट थी 1, उसको उठा के मैंने इस जगह पे रख दिया जहाँ पर ये जी मैम। इसकी पोजीशन थी। इस तरीके से मेरी ये मशीन कोड बाइट्स बन गई। ये 0 के इक्विवेलेंट हो गया, ये 4 1 जो है वो आपके पास F के इक्विवेलेंट हो गए, DD वाले जो 001 था वो 1 के इक्विवेलेंट हो गया, और ये 1110 जो है वो आपके पास E का इक्विवेलेंट बन गया। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी मशीन कोड बाइट्स बन गई 0F1E, ये 2 बाइट्स बन गई। तो आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर दी जाए तो उसमें आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि इसकी जो मशीन कोड बाइट्स हैं वो बनेंगी कैसे। मैम Have taken 2 minutes more जी। मैम जो मैम पिछला यहाँ पर वाला एक मैम, बात हुई थी जैसे कि RD, क्या इसके मतलब कि यहाँ पर फिक्स पोजीशन है कि हम चेंज कर सकते हैं इसकी पोजीशन को, पहले R नहीं को रखें फिर? नहीं फिक्स है। ये ओपी कोड की स्कीम के अंदर फिक्स है कि इसकी जो डी वाली 4 बिट्स हैं वो आपको इस सेकंड निबल में ही मिलेंगी, और इसकी जो 5वीं बिट है आपको वो यहीं पे मिलेगी, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो उसकी प्रोग्रामिंग हुई हुई है पहचानने की, उसको उसी प्लेस में चाहिए। अगर आपने ये उल्टा सीधा कर दिया, इसकी पोजीशंस को चेंज कर दिया, तो वो फिर नहीं पहचानेगी, उसको कुछ और इंस्ट्रक्शन समझ लेगा। मैम ओके मैम, थैंक यू। मैम जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन था एलडीआई में, तो उसमें तो हमें हाँ, हम ऐसे नहीं कर सकते, उस पे हम क्या सारी टेबल फिल करें उसके बाद पता चलेगा मैम, क्योंकि हमने नहीं एग्जांपल उसमें भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन होती, लेट से मैम R31 होती, तो 21 उसमें होती भी मैम आप इस कोई बीच तरीके में, से यूज कर सकते हैं। फॉर R31 की एग्जांपल। मैंने एग्जाम्पल नहीं, टेबल के बगैर आप कर सकते हैं, बिल्कुल यही वाली टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि 31 है, 31 को अगर, लेकिन उसमें हाफ है ना, 4 का पैटर्न है, यानी आप जी मैम। R16 से शुरू करेंगे, ये 0 इक्विवेलेंट नहीं होगा, उसको आधा करना पड़ेगा, जो भी नंबर आ रहा होगा ना उसको आधा करना पड़ेगा। मैम फॉर एग्जांपल 21 आ रहा है, R21 हाँ, रजिस्टर है, तो मैम उस पर कैसे पता चलेगा कि हेक्स की वैल्यू कितनी है? अब जैसे अगर मैं कहूँ ये R16 है, तो आपने जो है वो अपर हाफ से शुरू किया है ना, आपको उसमें 8 ऐड करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट का। तो उससे ज्यादा आसान ये है कि आप इसको 16 से लेकर 31 तक के 0 से लेकर 16 तक के नंबर है, यानी आप इसको ऐसे याद करें कि R16 है तो इसका मतलब है 0 से स्टार्ट हो रहा है। बस मैम सिंपल है, 20 अगर 2 है तो R18 है जो आपने 16 बताया। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ना तो आपको इक्विवेलेंट मिल जाएगा। जो भी नंबर है R21, तो R21 में से 16 सब्ट्रैक्ट करें, जो नंबर आपको मिला उसका बाइनरी इक्विवेलेंट बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ की एग्जांपल दूं 16 में से मैंने 16 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा 0, तो वो 0 का इक्विवेलेंट। इसी तरीके से 21 है तो 21 में से 16 सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास क्या बचेगा 5, हाँ 5 का इक्विवेलेंट बनाएंगे, तो 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट आप 101 ये रखेंगे, ओके। ठीक है। मैम मैं क्लास आपकी दूसरी क्लास किसकी है? सर सर इरफान की है, पावर रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की। रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर रही हूँ, दूसरी क्लास जो है इसको ज्वाइन करना शुरू करें। ये जो पूछ रही थी लास्ट क्वेश्चन